हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शेखर एक जीवनी। मैंने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पर एक फ्री बैच शुरू किया है, जिसमें हम यूनिट 6 में लगे सभी उपन्यास वन बाय वन कर कर पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारे 2 उपन्यास कंप्लीट हो चुके हैं, परीक्षा गुरु और गोदान। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है शेखर एक जीवनी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज ये उपन्यास। उपन्यास देखो काफी बड़ा होता है, तो लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन इसमें मैंने आपके एग्जाम के नजरिए से सभी महत्वपूर्ण चीजें रखी है। प्रमुख पंक्ति, पात्र, भूमिका, सारांश, समीक्षा। यानी आपको ये क्लास देखने के बाद आपके एग्जाम में बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो ये क्लास जरूर देख लीजिएगा। और मान लीजिए आप अन्य कोई एग्जाम देने जा रहे हैं जिसके पाठ्यक्रम में शेखर एक जीवनी उपन्यास लगा हुआ है, तो ये क्लास आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शेखर एक जीवनी। पहले यहाँ पर एक बेसिक जानकारी जो शेखर एक जीवनी के बारे में हमें पता होनी चाहिए वे देख लेते हैं। इसके राइटर कौन है? अज्ञे जी है। प्रकाशन वर्ष 40 या 41, कहीं पर 40 मिलता है और कहीं पर 41 मिलता है। शेखर एक जीवनी में 2 भाग है, ठीक है, याद रखिएगा 2 भाग है। प्रथम भाग का नाम है उत्थान और द्वितीय भाग का नाम है संघर्ष। और आपके पाठ्यक्रम में शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग ही लगा हुआ है, यानी हमको प्रथम भाग ही पढ़ना है, द्वितीय भाग नहीं पढ़ना है। लेकिन शेखर एक जीवनी दोनों भागों के नाम हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। और जो ये शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ये पूर्व द्वितीय शैली में लिखा गया है, यानी कि फ्लैशबैक शैली में ये उपन्यास लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। तो ये हुई एक बिल्कुल बेसिक जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए शेखर एक जीवनी उपन्यास के बारे में। आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, शेखर एक जीवनी के 2 भाग है। भाग 1 जो कि 1940 या 41 में प्रकाशित हुआ था, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं पर आपको 40 मिलेगा, कहीं पर 41। भाग 2 संघर्ष जो प्रकाशित हुआ था 1944 में, 1944 में। अब क्या है, शेखर एक जीवनी पहले तो 2 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग जो है 4 खंड में विभाजित है, याद रखिएगा। और इसी तरह भाग 2 भी 4 खंड में विभाजित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें भाग 1 पढ़ना है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में क्लियर लिखा हुआ है शेखर एक जीवनी भाग 1, यानी कि हमें भाग 1 ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। काफी बच्चों का मैसेज आता है कि हमें दोनों भाग पढ़ने हैं, एक पढ़ना है। आपके सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है भाग 1, तो आपको भाग 1 ही पढ़ना है। ठीक है, और शेखर एक जीवनी उपन्यास की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया। जो बच्चे पूरा उपन्यास पढ़ना चाहे वहां से पढ़ सकते हो, पूरी वहां पर मैंने जो है पीडीएफ आपको भेजी है। अब इन 4 खंडों के नाम देख लेते हैं, इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछे जाने वाला यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला खंड है उषा और ईश्वर। दूसरा खंड है बीज और अंकुर। तीसरा है खंड प्रकृति और पुरुष। और फोर्थ है पुरुष और परिस्थिति। ये हुए प्रथम भाग के नाम। लेकिन भाग 2 के भी देखो चारों खंडों के नाम एक बार आप देख लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछ ही ले। और डीपली हमें क्या पढ़ना है, पूरा उपन्यास भाग 1 पढ़ना है, लेकिन ऊपर ऊपर से बेसिक जानकारी हमें भाग 2 की भी होनी चाहिए। इसमें भी 4 खंड है, पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियां, गुंजन। यानी भाग 1 का जो 4th खंड है और भाग 2 का जो प्रथम खंड है, दोनों मतलब सेम नाम के है। ठीक है, तो ये हुई हमारी बिल्कुल अभी तक हमने जो है, मतलब उपन्यास पढ़ने से पहले होता है ना, थोड़ी बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए, भी हमने यहाँ पर 2 स्लाइड में देखी है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। आगे अब चलते हैं, आप देखेंगे अब भूमिका। भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है शेखर एक जीवनी उपन्यास की। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कॉर्नर में जो कवर फोटो लगा है, पहला भाग उत्थान। ठीक है, तो भूमिका पढ़ते हैं। यहाँ पर जो भूमिका में इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, तो आप सब जो है देखते हुए चलेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी, लेकिन फिर से कहूंगी एक बार खुद से भी भूमिका जरूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। पहली पंक्ति इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्ति है। और ये कल क्वेश्चन में भी मैंने पूछा था, कल जब हमने हिंदी उपन्यास पर एक मैराथन क्लास की थी, वहां पर एमसीक्यू मैंने आपको करवाई थी यूट्यूब पर ही, तो उसमें भी मैंने आपको ये पूछा था। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है।
10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। आप इसे सेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला, नहीं। आप मेरे एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं ना कि मैंने यहाँ पर जो ये मेरा परिश्रम है, जो ये शेखर एक जीवन उपन्यास है, कब का है? 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। लेकिन अभी जो है 10 वर्षों में थोड़ी कमी है, लेकिन कहते हैं कि अभी तक ये कंप्लीट भी तो नहीं हुआ। जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर कहते हैं नहीं, आप मेरे एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। संभव है आप जानना चाहे वह रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता। न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उसका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने एक विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकू की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत, मेरी कहा सुनी और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई। तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरा जीवन ही इतनी शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, न अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मनस्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे विश्वास हो गया कि यही भवितव्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है, पहली लाइन में बना देती है। यहाँ यह भी कहूँ कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार कर दिया। मेरी स्थिति मानो भावानुभावों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है, तो उस जीवन का मूल क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए। इंपॉर्टेंट है। इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा, एक निजू और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में। और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ सुलझ कर हाथ में आने लगे। यहाँ पर देखो 3 पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये पहली पंक्ति, उसके बाद ये वाली पंक्ति शेखर वाली, और फिर यहाँ पर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। को फटने पर सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झड़क गई थी, धूल हो गई थी। आगे चले गए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हम यहाँ पर मेन मेन जो इम्पोर्टेंट है उसे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, पेंसिल से लिखे हुए वे 100 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस पुराण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। आगे चलेंगे। तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतः प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है। इंपोर्टेंट पंक्ति है। आगे यहाँ पर ये वाली पंक्ति इंपोर्टेंट है। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। आपसे पूछा जा सकता है शेखर एक जीवनी के बारे में किसने कहा है, तो किसने कहा है? खुद जो शेखर एक जीवनी के रचनाकार है, यानी अज्ञे जी ने ये सब कहा है, क्योंकि भूमिका खुद जो है अज्ञे जी ने ही लिखी है।
आगे यहाँ पर ये वाली पंक्ति इंपोर्टेंट है, ये भी कल मैंने आपसे क्वेश्चन में भी पूछी थी। यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेगी कि यह तो एक विजन नहीं, एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ, दर्शन। इंपोर्टेंट ये है। ठीक है, इस स्लाइड में 3 पंक्ति इंपोर्टेंट है, तीनों मार्क की हुई है। आगे यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुंह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। शेखर एक जीवनी के बारे में ये आरोप भी लगाया जाता है कि ये आज्ञा जी की, मतलब जो ये शेखर है खुद आज्ञा जी ने मतलब अपनी जीवनी लिखी है। ठीक है, लेकिन आज्ञा जी इस बात को इनकार करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे यहाँ पर फिर ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित आत्म अनुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है, का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य के सारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना, वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे चलेंगे। यहाँ पर फिर ये एक टीएस इलियट की पंक्ति है जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है, भोगने वाली प्राणी और सर्जन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है। किसकी है ये? टीएस इलियट की। यहाँ पर हिंदी में लिखी गई है और यहाँ पर देयर इज ऑलवेज यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर ये वाली पंक्ति इंपोर्टेंट है, शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यून अधिक मात्रा में एक संलिप्त चरित्र नहीं है। ये आपके उसमें आया था पीछे, पिछले वाले पेपर में, नहीं पिछले नहीं, उससे पिछले वाले पेपर में आया था दिसंबर 2022 में। 5-6 पॉइंट आते हैं ना ABCD करके, तो एक पॉइंट ये दिया हुआ था उसमें। ठीक है, तो भूमिका में पढ़नी जरूरी होती है। मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है, और यह अभिसिंचन ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंततोगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है, अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो प्रक्षेपण है, अपने स्यात की कहानी है। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श मुझसे नहीं निभ सका है। वेरी इंपोर्टेंट, कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, इलियट का आदर्श मुझसे नहीं निभ सका है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का भी प्रतिबिंबी है। इंपोर्टेंट लाइन है क्या? कि शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का भिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंबी है। इंपोर्टेंट है, इतना और ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सके। यहाँ पर देखो कितनी सारी चीजें हमें इंपोर्टेंट मिली है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ये वाली पंक्ति इंपोर्टेंट है, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ, उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा है। इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है, तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गूंथे होकर भी अलग अलग भी प्राय संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। अब आप कहोगे यहाँ पर तो 3 भाग लिखा हुआ है, लेकिन शेखर एक जीवनी के तो 2 भाग है, बिल्कुल 2 भाग है। तो मैंने भी इसके बारे में पता करा था, तो जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे यह पता चला है कि जब ये भूमिका लिखी गई थी तो वे शेखर एक जीवनी को 3 भागों में मतलब विभाजित करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में जो है ये उपन्यास 2 भागों में ही विभाजित हुआ है। ठीक है, जितनी मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि भूमिका भी बिल्कुल ऑफिशियल है, भूमिका ये तो है नहीं इधर उधर से है, बुक की भूमिका और खुद आज्ञा जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे यहाँ पर संदेश की दृष्टि से शेखर के तीनों भागों में एक एकांतता है, कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बढ़ते हुए सूत का एक रंगा ताना
धारणा करता और सहता है। उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत, मेरे कथ्य का एक तंतु है जो एक है, अविभाज्य है। मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। आगे चले गए। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। आज्ञा जी, तो यहाँ पर जो है हमारे शेखर एक जीवनी भाग 1 उत्थान की भूमिका समाप्त होती है। फिर ये जब द्वितीय संस्करण आया इसका, तो ये उसकी भूमिका है, ये इतनी कोई खास नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी भूमिका समाप्त होती है। देखो भूमिका थोड़ी बड़ी थी, बड़ी आपको इसलिए भी लग रही होगी क्योंकि यहाँ पर मैं एक पेज को 2 स्लाइड में डिवाइड करती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो अगर बुक में देखोगे तो ये 5 या 6 पेज की भूमिका है। तो आप चाहे एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा भूमिका को, देख लीजिए अभी तक हमारा क्या क्या हुआ। हमने बेसिक जानकारी देखी, भागों के नाम देख लिए, खंडों के नाम देख लिए, यहाँ पर हमने कंप्लीट भूमिका पढ़ ली। अब हम चलेंगे आगे विषय वस्तु की तरफ। यहाँ पर शेखर एक जीवनी भाग 1। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया अभी। अज्ञे स्वयं जो है इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में भी रखा जाता है। कुछ आलोचक है जिन्होंने जो है शेखर एक जीवनी को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, परंतु साथ ही साथ अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों, जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता भी है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के सब की खोज का प्रतीक है। इंपोर्टेंट है, शेखर जो है व्यक्ति के सब के खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाला काम, अहम और भय के प्रभाव और उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंड में, ये हमने देख ही लिया पीछे। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को जो है पूर्व द्वितीय शैली में लिखा गया है, यानी कि फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के क्रिस्तोफ का प्रभाव है, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखो तो 3 पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट मिले, चारों खंडों के नाम, पूर्वयुक्ति शैली में लिखा गया है और उपन्यास पर रोमा रोला की जो क्रिस्तोफ का प्रभाव है। तीनों पॉइंट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलेंगे, पात्र देखेंगे। इसमें जो मुख्य पात्र है वह शेखर कथानायक, विद्रोही स्वभाव का है। शशि माँ मेरी बहन है, उपन्यास की नायिका। शेखर की माँ सरस्वती, शेखर की बहन। शारदा, शेखर शारदा के प्रति आकर्षित है। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की। ये तो है मुख्य पात्र। कुछ अन्य पात्र भी है, वे भी देख लीजिए। अन्य पात्र राघवन, सदाशिव, मिस प्रतिभा लाल, शीला, मनिका, गणेशी और ईश्वर दत्त, ये अन्य पात्र है। ये भी नाम याद रखिएगा क्योंकि मुख्य नाम तो हमें याद होते ही है। एग्जाम में आजकल गौण पात्र भी पूछे जाने लगे हैं। तो ये हुई विषय वस्तु देख लिया हमने, पात्र देख लिए, आगे चले गए। अब हम आगे चले गए। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रामचंद्र तिवारी की बुक से जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं उनके बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है इस बुक में वो मैं आपको करवाऊंगी। तो यहाँ पर पहले एक बार रामचंद्र तिवारी की बुक से देख लेते हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 पेज का ही है, इसको देख लेते हैं। आज्ञा के 3 उपन्यास है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। अब यहाँ पर देखते हैं शेखर एक जीवनी के बारे में उन्होंने क्या कहा है। शेखर एक जीवनी एक सशक्त और प्रौढ़ रचना है। कदाचित ही किसी उपन्यासकार ने अपनी प्रथम कीर्ति में उस कलात्मक प्रौढ़ता का निर्देशन किया होगा।
जो आज्ञा कर सके। यह कीर्ति फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है, उसे फांसी की सजा हुई है। वह अपने जीवन के अंतिम रात में अपने समूचे अतीत को एक बार पुनः जी लेना चाहता है। शेखर एक अहमवादी व्यक्ति है। वह हर सामाजिक बंधन के प्रति विद्रोह करता है। उसका अहम हर पुरुष से आदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्पण की। उसके जीवन में अनेक स्त्रियां आती है, उसकी बहन सरस्वती, मिस प्रतिभा लाल, मनिका, शांति रुग्णवाला, शीला, शारदा, शशि। शशि को पाकर वह मानो अपनी सार्थकता पा लेता है। शशि मृत्यु के बाद भी शेखर के लिए प्रेरणा बनी रहती है। शेखर का विद्रोह अहम का विस्फोट मात्र है। कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला के ज्योतिषों का स्पष्ट प्रभाव है। दोनों के कथानायकों के जीवन में आने वाली बहुत सी घटनाएं एक जैसी है। किनकी? जो ये रोमरोला का जो किस्तों और शेखर एक जीवनी, दोनों के जो कथानायक है उनमें जीवन में आने वाली बहुत सी जो घटनाएं हैं एक जैसी है। शेखर एक जीवनी अनेक प्रतिकूल आलोचनाओं के बावजूद हिंदी जगत की एक सशक्त और विशिष्ट रचना है। इसमें अज्ञा ने आज की परखड़ वैज्ञानिक बौद्धिक चेतना के आलोक में पारंपरिक भारतीय जीवन को गहराई से देखा है और अनेक स्तरों पर आस्था की पुरानी जड़ों को झकझोर दिया है। ये था एक पेज में जो रामचंद्र तिवारी की बुक में लिखा था। देखो इसमें भी बहुत चीजें हमें मिल जाती है और यहीं से कोई पॉइंट देकर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है, शेखर एक अहमवादी व्यक्ति है, उसमें जो है हर पुरुष से आदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्पण की। इस तरह के ही 4-5 पॉइंट फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। रोमानोला के जो किस तोप का प्रभाव है, इस तरह जो है आपको पॉइंट बनाकर दे दिए जाते हैं। समझ वो पा रहा होगा जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं। तो ये बात हुई रामचंद्र तिवारी की बुक से। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया शेखर एक जीवनी 4 खंडों में विभाजित है, बिल्कुल सही है, और उनके नाम भी हमने देख ली। लेकिन इन खंडों से पहले एक हमें प्रवेश नाम से मिलता है, उसमें 4-5 पेज है, देखते हैं उसमें है क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रवेश शेखर की जीवनी के अभिप्राय को रेखांकित करते हुए कथा का परिचय देता है। शेखर को कैद कर लिया गया, मतलब जो प्रवेश या अध्याय है या कुछ भी बोलो आप, एक परिचय मान लो कि ये उपन्यास का एक तरह से परिचय देता है प्रवेश। ठीक है, ये शीर्षक का नाम है प्रवेश। ठीक है, इसमें आप जब इस बुक को ओपन करोगे पहले भूमिका मिलेगी, उसके बाद प्रवेश मिलेगा। तो उसमें आपको 4-5 पेज है, उनमें है क्या वो मैंने शॉर्ट रूप में यहाँ पर रखा हुआ है। आप चाहे तो उपन्यास से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दी हुई है। शेखर को कैद कर लिया गया और वह मौत की सजा के क्रियान्वयन का इंतजार कर रहा है। इस जीवन मृत्यु की स्थिति में शेखर एक प्रश्न पूछता है कि क्या इस स्थिति का कोई अर्थ है। महत्व की यह खोज उसे अतीत में ले जाती है। शेखर के जन्म, उनके बचपन और युवावस्था के साथ साथ मद्रास के कॉलेज में उनके समय और अछूतों के लिए उनकी सामाजिक गतिविधियों के विवरण के साथ वास्तविक जीवनी कथा अगले अध्याय में कालानुक्रमिक रूप से सामने आती है। अगले अध्याय यानी कि जो वे चारों खंड है। ठीक है, तो एक तरह से जो ये यहाँ पर उपन्यास में पहले परिवेश दिया हुआ है, ये परिचय बताता है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास में है क्या। ठीक है, तो आप चाहे तो ये पढ़ लीजिएगा वहां से। चलते अब महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। महत्वपूर्ण पंक्ति देखेंगे, ये सब तो हमने यहाँ पर, ये पहली पंक्ति तो भूमिका की है, जहाँ से भूमिका प्रारंभ होती है, ये हम देख कर आ चुके हैं, ये भी हमने भूमिका में पढ़ लिया। आगे देखेंगे, वह वहां बैठा स्वप्न देखा करता है और शशि स्वयं चित्र की तरह न्याकर उसे अलौकिक प्रकाश की तरह आती है, विचार न होकर अनुभूति रहती है। ये भी कोई इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है, देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। जी, इस वाली पंक्ति पर चले गए, नीचे वाली जो पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। कौन यहाँ पर जो है विद्रोही? बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य है, जीवन की क्रियाओं में परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी विद्रोही के बारे में ही है। यहाँ पर ये विद्रोही अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है यही भौतिक घृणा। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है।
फिर यहाँ पर ये वाली पंक्तियां, जहां प्रेम जितना उग्र होता है वहां वैसी तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है। और स्नेह में स्नेही अपने को नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। आगे है यहाँ पर, वासना नश्वर है, मुरझा जाती है। ये यहाँ पर मैं उपन्यास की जितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है वो आपको मैं बता रही हूँ। इनमें से कोई पंक्ति दे देगा एग्जाम में और पूछ लेगा किस उपन्यास की है। वैसे तो पढ़कर आपको समझ में आ जाएगी कि ये शेखर एक जीवनी उपन्यास की है। क्या वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, और तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है, या शायद इससे उल्टा कह रहे हैं। जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके सब को उठाए उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। आगे अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है, मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठा और छल्य और मक्कार है। इंपॉर्टेंट है। बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है चोट पहुंचाने वाले की उपेक्षा दृष्टि। दया तो उसके घावों को खरोच कर खोल देती है। आगे चलेंगे अगली पंक्ति पर, जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में हो ही जाती है। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहा, कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली पंक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियां। देखो ये हमारी शेखर एक जीवनी उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्ति चल रही है। हो सकता है आप थोड़ा बोर हो जाओ, लेकिन एग्जाम के नजरिए से पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है। दो तीन पंक्तियां आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो इसलिए हमें भी महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये पंक्ति देखेंगे। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है। आगे है फिर यहाँ पर ये वाली पंक्ति इंपोर्टेंट है, जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये लाइन है। आगे है यहाँ पर, संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, वह एक टाइप है। क्या कि जो संसार का एक आदर्श व्यक्ति है वह व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है। आगे चलेंगे। शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है, जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की अबाध स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो। और वह संसार उसके लिए एक स्वर्ग, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया, उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्ति का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। आगे है यहाँ पर, आगे देखेंगे जो महत्वपूर्ण पंक्तियां। हाँ ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। लोहा या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती है, चोट पर चोट, चोट पर चोट। वैसे ही शिक्षण है, एक या दो चोट में नहीं हो जाता, असंख्य चोटें होती है, किंतु उनमें इतना विभेद नहीं होता, वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती है। इंपॉर्टेंट है। फिर जो ये कोटेशन है ये सरस्वती के शेखर से कह रही है। इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। क्या बात की है कि इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। सरस्वती कह रही है शेखर से। आगे यहाँ पर ये वाली पंक्ति देखेंगे पहले। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं, कितने मूर्ख है हम। क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है। आगे चलते हैं, इनको हम स्किप कर सकते हैं दोनों को, ये पर यहाँ पर देखिए। उन्होंने देखा समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी, निर्देशक, भाग्य विधायक बन सके।
कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि, मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य है जहाँ बुद्धि जवाब दे पाती है, लेकिन इनमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती वहां पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। आगे यहाँ पर ये पंक्तियां शेखर कहते हैं अपने पिता से। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात होकर चलता ही है। कौन? शेखर कह रहे हैं पिता से। फिर यहाँ पर ये वाली जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है, इंपोर्टेंट पंक्ति। यहाँ पर ये वाली पंक्ति, मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता हूँ, मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं, बिल्कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये अब शेखर नहीं है, ये है मैं हूँ, कलाकार बनने का इच्छुक कवि यश प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया। अब वह बचा है जो मैं हूं, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं है जिसे मैं कहता हूं और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूं। इंपॉर्टेंट है। आगे यो कहना कि माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर सामान्यता की ओर जाती है, और पिता की ओर आकर्षित पुत्र और माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट है, जो जीते हैं रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पथिक से पथिक, मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे उनके लिए साधारणता नहीं है, वे सुलग नहीं हो सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? कितनी अच्छी बात कही, और इम्पोर्टेंट पंक्ति भी है। आगे यहाँ पर ये पंक्ति, शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लूटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर, ऐसा ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। यहाँ पर ये वाली, शेखर जो है नास्तिक और मूर्ति पूजक है, और सरस्वती ही वह उपास्य मूर्ति है। इंपोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा एक बार, ये पंक्ति आप खुद से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर। विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज है। ज्यादा कोई खास नहीं, स्किप कर सकते इस पंक्ति को। ये वाला रोमा रोला का ये वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। किसका वाक्य? रोमा रोला का। इंपोर्टेंट है कि रोमा रोला का उन्होंने यह वाक्य पढ़ा था कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। आगे यहाँ पर, आप अंधकार दूर करना चाहे तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दे, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दे। शेखर कह रहे हैं राघवन से, और इम्पोर्टेंट पंक्ति भी है। अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठैती करना। ये भी शेखर कह रहे हैं सदा शिव से। दोनों पंक्ति शेखर की है। आगे चले गए। यहाँ पर ये वाली पंक्ति, सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है। यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था, उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने। सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। इंपोर्टेंट पंक्ति है। तो यहाँ पर जितनी महत्वपूर्ण पंक्ति थी मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे बुक में, मतलब ये बुक का ही पेज है, उसमें मुझे एक ही चीज इंपोर्टेंट लगती है शेखर के नाम को लेकर। शेखर को अपना पूरा नाम लिखना हो तो लिखना पड़ता था चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित, यानी शेखर का जो पूरा नाम था वो क्या था? चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित, या अंग्रेजी में CH पंडित। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, अंग्रेजी में क्या लिखते थे और जब पूरा नाम लिखना पड़ता था तो वे क्या लिखते थे।
ठीक है। शेखर ने इस बात को इस रोशनी में उस दिन देखा जब उसने अपनी एक किताब पर, जिस पर उसने सहज भाव से अपना नाम चंद्रशेखर पंडित लिखा हुआ था, पाया कि पिता ने लाल रोशनाई से दोनों शब्दों के बीच भूल का चिन्ह लगाकर ऊपर लिखा हरिदत्त। भूल का ये वाला होता है ना, जैसा हो जाता है, उन्होंने लिखा चंद्रशेखर पंडित, तो यहीं पर भूल का चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया हरिदत्त। ठीक है, हरिदत्त। और एक बार फिर उसने अपने ही साथ से तैयार किए हुए कविताओं के संग्रह पर, जिस पर उसने भावावेश से किसी क्षण में लिख दिया था शेखर सन ऑफ नेचर, शेखर प्रकृति की संतान, तो नेचर शब्द के स्थान में लिखा हुआ पाया पंडित हरिदत्त। उस दिन तो उसे ऐसा लगा कि पिता ने उसके एक पवित्र क्षण को नष्ट कर दिया है और इस अत्याचार को सहने में असमर्थ उसने वह कॉपी ही फाड़ डाली। ठीक है, तो यहाँ पर शेखर के अगर पूरे नाम का जिक्र आपके एग्जाम में आया तो है चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित। ठीक है, ये उनको लिखना पड़ता था भले ही उन्हें पसंद ना हो। ठीक है, जैसा कि वे बता रहे हैं कि उनके पापा ने जैसा उन्होंने चंद्रशेखर पंडित लिखा तो फिर ऊपर भूल का चिन्ह लगाकर हरिदत्त भी उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक अपनी कविताओं के संग्रह तैयार किया था, उस पर लिखवाया था शेखर सन ऑफ नेचर, तो उसमें भी जो है नेचर शब्द के स्थान पर क्या लिखा हुआ पाया पंडित हरिदत्त, यानी पंडित हरिदत्त की संतान। ठीक है, शेखर ने लिखा था प्रकृति की संतान, ये उनके नाम को लेकर चला है उपन्यास में, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज और, उपन्यास में एक कुत्ते का जिक्र है। शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता था, किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे रहता था, न जाने क्यों। उसने शेखर को अपना स्वामी मान लिया था, तो उस कुत्ते का क्या नाम था, तैमूर, ये भी आप याद रखिएगा। ये दो चीज मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी उपन्यास में, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। महत्वपूर्ण पंक्ति भी हमने पढ़ ली, हमने भूमिका भी पढ़ ली, विषय वस्तु भी देख ली, पात्र भी देख। देखो एक क्लास में एक लिमिट टाइम होता है, तो कम टाइम में आपको मैं अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करती हूँ। और यकीन मानिए यदि आप ये कंप्लीट बैच कर लेते हो, फ्री बैच है, कोई रुपए नहीं है इसके, पहली बात तो मैं बता देती हूँ। बिल्कुल, यदि आप ये बैच कर लेते हो, इस बैच की सभी 13 की 13 क्लास देख लेते हो, 13 ही उपन्यास लगे हुए हमारे पाठ्यक्रम में, तो आप यकीन मानिए कि आपके 80% जो है यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इतना काम यदि आप कर लेते हो, जैसे मैंने आपको आज शेखर एक जीवनी पढ़ाया, तो आपको करना क्या है, बस अपनी तरफ से मैंने पीडीएफ दी हुई है कंप्लीट, उसमें जाके एक बार तो भूमिका खुद से पढ़ लीजिएगा और एक वो परिवेश वाला जो अध्याय है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जितना मैंने आपको आज बताया उसके जो है नोट्स जरूर बना लीजिएगा आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, जैसे भी आपको नोट्स बनाने में सुविधा होती है। तो मैं आपको बता दूं ये डेली क्लास होती है हमारी शाम को 4 बजे, संडे को छोड़कर। ठीक है, तो अभी तक हमने परीक्षा गुरु और गोदान उपन्यास पढ़ लिया है। आज हमारी क्लास हो गई शेखर एक जीवनी। कल को हम 4 बजे मिलेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के साथ में, तो आप सब लोग जो है क्लास में आ जाइएगा। क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य उनका सब्जेक्ट है। तो यदि आपको इस बैच की सभी क्लास देखने हैं, तो आपको करना क्या होगा, इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 6 हिंदी उपन्यास फ्री क्लास। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सभी क्लास जो है एक जगह यहाँ पर मिल जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक क्लास आपको एक जगह मिल जाएगी, उसमें आपको परीक्षा गुरु, गोदान और आज जो हमने शेखर एक जीवनी पढ़ा है सब एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी बैच की। उसके बाद मैं आपको कुछ मैराथन क्लास भी करवा रही हूँ, मतलब एवरी संडे आपकी मैराथन क्लास होती है। तो ये मैंने अक्टूबर महीने के लिए कुछ प्लान की थी, जिनमें लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि एक ही संडे बचा है हमारा 29 को। तो 29 को आपकी मैराथन क्लास है शाम को 7 बजे, यूनिट 7 हिंदी कहानी, यहाँ पर एमसीक्यू सोल्व करते हैं। डेली हमारी शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है। आपकी रोज 2 क्लास चल रही है, एक शाम को 4 बजे यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पर, जिसमें हम 1 बाय 1 एक एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, और शाम को 7 बजे एमसीक्यू पर होती है टॉपिक वाइज, उसमें हमारा चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अब हमारा आधुनिक काल चल रहा है, उसमें हमने भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग। आज हमारा जो क्लास होगी वो होगी शाम को 7 बजे छायावाद युग पर, और संडे को होती है हमारी 7 बजे लाइव क्लास मैराथन क्लास। ठीक है, हिंदी उपन्यास से पहले मैं आपको 2 बैच और अच्छे से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, यूनिट 9 हिंदी निबंध, यूनिट 8 हिंदी नाटक।
ये भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ताकि आपको एक जगह ही सारी क्लास मिल जाए। तो जब आप हिंदी निबंध वाले पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो आपको सारे निबंध यहाँ पर वन बाय वन मिल जाएंगे। हमने कंप्लीट जो है निबंध पढ़ा था लाइन बाय लाइन, क्योंकि निबंध जो है थोड़े छोटे होते हैं, उपन्यास काफी बड़े हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह यहाँ पर नाटक नाटक में हमने ये किया था, एक दिन नाटक पढ़ते थे और एक दिन एमसीक्यू करवाते थे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का प्लान रहता है। अब तक यानी मैं 3 कोर्स जो है बिल्कुल फ्री लॉन्च कर चुकी हूँ। यूनिट 9 हिंदी निबंध पर, वो भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। यूनिट 8 हिंदी नाटक, ये भी बहुत अच्छे से हमारा कंप्लीट हुआ। और अब चल रहा है हमारा यूनिट 6, जो कि 4 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 नवंबर को हम अपना आखिरी उपन्यास पढ़ेंगे। 4 नवंबर को यानी हमारे 3 बैच कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों बिल्कुल फ्री थे। ये मैराथन क्लास भी बिल्कुल फ्री है। आप चाहे तो जो अभी तक मैराथन क्लास हुई देख लीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल एंट्री लेवल जैसा है। और अब किसी का कोई डाउट है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेली हमारी शाम को लाइव क्लास होती है, शाम को 7 बजे। आज का टॉपिक रहेगा छायावाद युग। तो अच्छे से छायावाद युग पढ़कर आइएगा, एमसीक्यू सोल्व करेंगे शाम को 7 बजे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो इसी लाइव क्लास में आकर पूछ लीजिएगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको 5 मिनट मिलती है, आपका जो भी डाउट है वो आप पूछ लें। ठीक है, तो आज जो आप क्लास में आओ तो छायावाद युग पढ़कर आइएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा। और जो मैं आप क्लास ले रही हूँ, चाहे निबंध हो, चाहे नाटक, चाहे उपन्यास, उनकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सबको पर्सनल पीडीएफ भेजना पॉसिबल नहीं है। इस पर मैं आपको पीडीएफ भेजती रहती हूँ, जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ। ठीक है, अभी तक उपन्यास की नहीं भेजी है, आज हमारे 3 उपन्यास कंप्लीट हो गए, तो इनकी भी मैं जल्दी ही पीडीएफ भेज दूंगी आपको। हिंदी विद टीचर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और मैंने कमेंट में भी पिन किया हुआ है लिंक। तो यदि आप उस लिंक पर ओपन करोगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे। और यहाँ पर मेरी मेल आईडी है, कोई आपका डाउट है तो आप मेल पर भी पूछ सकते हो। प्रयास कीजिएगा कि क्लास में आकर ही पूछ ले। ठीक है, और आपको आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, आपको लगता है एग्जाम में हमारे काफी काम आने वाली है, हमें काफी इंफॉर्मेशन मिली, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।